प्यारे प्रतिभागियों, एक बार सभी को पुनः मेरा नमस्कार। एलडीसी के पुराने पेपर जो पिछले सालों के हम पढ़ रहे थे, उसी कड़ी में उससे आगे का देखते हैं। सवाल है आपके पास कि 50005 का वर्ग क्या है। अब यदि आप इसको ऐसे करते हो कि ये लो 50,005 है, इसको वापस से इससे मल्टीप्लाई करोगे, टाइम लगेगा। हम इसको यहाँ थोड़ा सा वो करते हैं। देखो, नॉर्मली कंसेप्ट हम देखते हैं 5 का स्क्वायर 25 लास्ट में आएगा, तो आपके सारे ऑप्शन के आगे 25 है, तो इस प्रकार में तो कोई ऐसा लग नहीं रहा कि ईजी। तो क्या करें, आप इसको ऐसे लिख लें, a प्लस बी उसका होल स्क्वायर, ये वाला सर्वसम्मी का हम ले लें, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो आसान हो जाएगा। कैसे, हम इसको लिख सकते हैं 50,000, ठीक है, प्लस 5, इसका स्क्वायर कर दें, तो ये हो गया 50,005 हो गया आपके पास। तो देखिएगा इसका स्क्वायर क्या हो जाएगा, 50,000 का स्क्वायर आएगा। तो ए स्क्वायर की तरह ले लूँ मैं, ए स्क्वायर की जगह सीधा लिखता जाऊँ, 50,000 का स्क्वायर हो गया, 5 का हो गया 25, और 4 जीरो की जगह आ जाएगा 8 जीरो। ठीक है, 4 5 6 7 और 8, ये वैल्यू आ गई ए स्क्वायर। बी स्क्वायर की बात करें तो बी स्क्वायर 25 रहेगा। 2ab की बात करें तो 2ab में हो जाएगा 2 गुणा 50,000 गुणा 5। तो देखो 5 दूनी 10 हो गया, 2ab 2 इंटू ए इंटू बी, तो इधर से 10 यानी एक जीरो और लग जाएगा, 50,000 के आगे एक जीरो और लग जाएगा, तो 5 के आगे आपके पास 5 जीरो हो जाएंगे। तो 5 जीरो लगा देते हैं, 1 2 3 4 5, और यहाँ आ जाएगा आपके पास 5। ठीक है, ऐसा हम एक साथ इसलिए लिख रहे हैं कि जोड़ने में आसानी रहे। लास्ट में ले लेते हैं हम बी स्क्वायर। बी स्क्वायर आपके पास कितना आ जाएगा, 25। ये लो, अब हम इस वैल्यू को ऐड कर लेते हैं सीधा सा। वैसे अलग अलग लिखते हैं, टाइम एक स्टेप और बढ़ जाता हमारे पास। तो ये हो गया 25, ऐसा कैसा, इधर आ गया 000, फिर आ गया 5, फिर आया 00, फिर आया 25। अब ये वाला आंसर हो गया आपके पास। 25 के बाद 00, 25 के बाद 00, फिर 5, फिर 3 बार 0, और फिर उसके बाद में है 25। तो शायद ऑप्शन ए जो है इससे मैच कर रहा है, ये आपका राइट आंसर हो गया। तो ऐसे सवालों को हम इस प्रकार करेंगे, तो ये इसका क्लू है। देखो शानदार, वैसे करते टाइम खूब लग जाता। अगले सवाल पे आते हैं। अगला सवाल है आपका, क्यूब रूट फाइंड आउट करना है, घनमूल। ठीक है, किसका, ये है आपके पास 8,57,375 इसका। अब इसका घनमूल निकालेंगे तो या तो क्या करें, अपन फैक्टर करें। तो पहला मेथड देखो, तरीका तो इसका ये होता है कि हम इसका फैक्टराइजेशन मेथड गुणनखंड विधि का इस्तेमाल कर लें, और क्या करें, फिर 3 3 के जोड़े बना लेंगे, तो उससे क्या बने, घनमूल हो जाएगा। एक हम सीधा लगाते हैं, देखिएगा सब जगह 5 5 है, तो इसके लास्ट में 5 है, तो जो वंश वाला डिजिट, इकाई के अक्षर की यदि हम नियम की बात करें कि 5 किसके लास्ट में आएगा, तो 1 के में नहीं आएगा, 2 में नहीं आएगा, 5 तो 5 में ही आता है हमेशा। तो 5 यदि यहाँ है, चाहे इसका वर्गमूल निकालो चाहे घनमूल, लास्ट में तो 5 ही आएगा। अब सब जगह इसने तो क्या दे दिया, 5 दे दिया। तो अब हम क्या करें, तो नॉर्मल सा देखते हैं, ये है 8,57,000। अब जैसे आपके पास इसको हम 60 70 60 70 80 90 ऐसे लिख लेते हैं। ठीक है, अब 6 का जो आप क्यूब लोगे तो 1 जीरो का तो 3 जीरो आ ही जाएगा, इसको इधर से हटा देते हैं। ठीक है, 3 जीरो आ गया। 857 देखते हैं, तो 6 का तो होता है कितना, 216, 7 का कितना होता है 343। ठीक है, ऐसे आएगा। 80 का 512 के आगे 3 जीरो आ गया, 90 का 729 के आगे 3 जीरो आ गया। ठीक है, अब ये जो वैल्यू है ना, ये वैल्यू, अब यदि आपके पास ऑप्शन 65 की बात करें हम, तो ऑप्शन 65 यहाँ स्टे कर रहा है, यानी कितना हो गया आपके पास, 2,16,000 से 3,43,000 तक यदि वैल्यू होती तो 65 आ जाता। ठीक है, क्योंकि पूर्ण वर्ग पूर्ण घन तो है ही, ये तो दिख ही रहा है, उत्तर क्या आ रहा है, पूर्णांक में आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ लेते तो 3,43 से 5,12 तक आता। अब इधर लेते 5,12 से 7,29, ये 7,29,000 से ज्यादा है, इसका मतलब आपका जो आंसर है वो मोर देन 90 है, 90 से बड़ा है, और 90 से बड़ा एक ही ऑप्शन आपके पास क्या, 95। तो ये 95 राइट आंसर हो गया। ये छोटा सा कयास, ये लिखने की भी जरूरत नहीं पड़ती आपको, देखते 216 है, 10 तक का क्यूब है, इतना तो याद होगा ही आपको। अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल ये है, सोहन ने 30,000 रुपए में मोहन ने 30,000 रुपए में 2 गायें खरीदी, एक को 15% के आने पे दूसरे को 19% के लाभ से बेचने से पाया कि दोनों का विक्रय मूल्य समान है। ऐसी कंडीशन में आप क्या करें, जब विक्रय मूल्य समान है, एक छोटा सा फंक्शन मैं आपको सिखा रहा हूं, देखिएगा कि मान लिया पहली का जो गाय है उसका विक्रय क्रय मूल्य लागत जो है वो फर्स्ट का जो लागत है वो एक्स है, और सेकंड का मानना नहीं है, मैं आपको एक फंक्शन सिखा रहा हूं इसलिए लिख रहा हूं, लागत जो सेकंड है वो वाई है। लागत हो गई इनकी, क्रय मूल्य हो गया, कॉस्ट हो गई। अब ये बेची जा रही है,
एक बेचा जा रहा है एक्स का 15% हानि उठा के, तो एक्स वाली जो वस्तु है उस पे 15% की हानि उठाओगे तो कितने में बिकेगी, वसूल कितना होगा, एक्स रुपए लगाया हमने और 15% टूट के मिला, तो जो रिटर्न मिला है वो एक्स का 85% मिला है। ये क्या हो गया, इसका विक्रय मूल्य। ठीक है, इसका विक्रय मूल्य हो गया। और दूसरा जो आर्टिकल है वो 19% लाभ से, तो y का कितना रिटर्न मिलेगा, 119%, 19% बढ़ के मिलेगा, तो ये रिटर्न मिलेगा। इसलिए पहली का विक्रय मूल्य, ये दूसरी का विक्रय मूल्य। ठीक है, ये दोनों चीजें आपको कहा गया है कि विक्रय मूल्य आपस में क्या है, समान है। जब समान है तो यहां लगा देंगे हम बराबर का चिन्ह, और यहां से आप आराम से निकाल सकते हो x डिवाइड बाय y, x और y में अनुपात। देखो क्या आ गया x और y में, उधर से है 119 और इधर से है 85। और वैसे भी आपको पता है कि एक तो जो चीज टूट के वापस बराबर आ रही है, एक बढ़ के बराबर आ रही है, तो जो टूट रही है उसकी वैल्यू पहले क्या होगी, ज्यादा, तभी तो टूटने के बाद वो बराबर आएगी दूसरी के। तो जो हानि पे बेची गई उसका लागत मूल्य, ये दोनों लागत मूल्य में अनुपात आ गया। 17 से कट रहा है, 17 संत 189, 17 5 85, 7:5 क्या हो गया, दोनों के क्रय मूल्य का अनुपात होगा। सबसे शानदार फंक्शन है, कोई ट्रिक नहीं लगानी आपने, न रट्टा मारना। इस तरीके से बेसिक कंसेप्ट था, इसको सीख लेंगे। सवाल आप सीधा यहीं से मुजबानी स्टार्ट कर लेते। ये 15 की हानि को 85 पढ़ते, इसको पढ़ते 119, 85 और 119 में अनुपात निकालते जो कि 5:7 आता। अब ये डिसाइड करो कि पहली गाय कौन सी है, जो पहला वैल्यू कौन सा है। तो पहला वैल्यू क्या है आपका, 7 है। क्यों है, या तो ये तरीका देख लो, या फिर सीधी सी बात है एक्स का जो मान आएगा उसके सामने वाली वैल्यू आएगा। ठीक है, तो फर्स्ट का जो कॉस्ट होगा वो ये होगा, और सेकंड का कॉस्ट ये होगा। 15 की हानि मतलब 85 सेकंड का कॉस्ट है, और 119 फर्स्ट का कॉस्ट है। अब सीधा ये तो हो गया बेसिक, ये यूनिट। अब करना क्या है, दोनों 30,000 में खरीदी थी, तो 30,000 को डिवाइड कर दो किसमें, 30,000 को बांट दो 7:5 में। 7 और 5 कितना हो गया, 12, तो 12 को तोड़ दीजिए, यानी 30,000 को तोड़ दीजिए 12 टुकड़ों में। भाई एक जगह 7 यूनिट इस्तेमाल किए, एक जगह 5, तो ऐसे 30,000 को दो अलग अलग जगह इन्वेस्ट किया है, तो 7 यूनिट एक जगह, 5 यूनिट एक जगह, टोटल यूनिट हो गए 12। पूछा क्या, दोनों का पूछा है, तो ठीक है हम 12 की वैल्यू निकाल लेते हैं, एक यूनिट की वैल्यू निकाल लेते हैं। 12 यूनिट जो है वो बराबर है किसके, 30,000 के। तो एक यूनिट हो जाएगा 30,000 को आप डिवाइड कर दो किससे, 12 से, तो 3 चौके 12, और ये हो गया 10। ठीक है, 4 ये हो गया 25। अब ये 25 डबल 0 हो गया, 2500 हो गया एक यूनिट। ठीक है, 2500 गुणा 12 भी आपके 25 गुणा 12 300 होता है। ठीक है, एक यूनिट 2500 का आ गया, तो 7 यूनिट। अब 25 संते हो गए कितना, 175, और 25 पंजे हो गए 125। ये लो, एक गाय आई है आपके पास 17.5 की, एक आई 12.5 की, तो एक 17.5 और एक 12.5, पहला ही आपके पास ऑप्शन है। हानि वाली गाय 17.5 की खरीदी, तो उस पर नुकसान होके वो बिकी। अच्छा, आपसे पूछ लेता गाय कितने में बिकी है, तो सीधा आप निकाल लेते क्या, 17,500 का 15% तोड़ दो, चाहे जो 12,500 12,500 है उसको आप 19% बढ़ा के, तो दोनों मूल्य क्या आएंगे, बराबर। चलते हैं अगले सवाल पे। अगला क्वेश्चन है आपके पास, दो वर्त की परिधि का अनुपात ये है, तो उनके क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा। तो देखिए, एक नॉर्मल सा मैं बात लिख रहा हूं, एक आकृतियां होती हैं जिनको बोलते हैं समरूप आकृतियां। समरूप आकृतियां कौन सी होती हैं, सिमिलर जो फिगर्स हैं। तो सिमिलर फिगर्स कौन से होते हैं कि जो एक जैसा रूप है जिनका, लेकिन उनका जो मेजरमेंट मापन जो है, क्षेत्रफल या भुजा कर्ण विकर्ण जो भी हैं, वो एक निश्चित अनुपात में है। तो ऐसी आकृतियां जो परमानेंटली गॉड गिफ्टेड ही जो है, भगवान की दया से परमानेंट ही वो क्या है, समरूप है। वो कौन कौन सी होती हैं, पहली बात जो समबाहुभुज होता है, रेगुलर पॉलीगॉन जो होता है समबाहुभुज, जैसे समबाहु त्रिभुज। समचतुर्भुज वैसे वाला समचतुर्भुज नहीं, समचतुर्भुज अलग आकृति है, वो नाम अलग है। चार भुजा के लिए समबाहुभुज होता है वर्ग, स्क्वायर, तो समबाहुभुज हो गया। वर्ग इसी को अलग से लिख दिया क्योंकि वैसे समचतुर्भुज नहीं होता। तो समबाहुभुज n बराबर 4 के लिए कौन होता है, चार भुजाओं वाला समबाहुभुज वर्ग होता है, न कि समचतुर्भुज, उसका नाम ही है बस, बाकी वो समबाहुभुज नहीं है। अच्छा, तो ये सारे समबाहुभुज, समपंचभुज, समषटभुज हो गए। फिर आता है वृत्त, आपके पास आता है वृत्त, दो सर्कल हमेशा क्या होते हैं, समरूप आकृतियां रहते हैं। 3 डायमेंशन की अपन बात करें तो 2 डायमेंशन में होगा। 3 डायमेंशन की बात करें तो आपके पास जो दो घन हैं वो हमेशा क्या रहेंगे,
समरूप रहेंगे। दो जो गोले हैं स्पेयर जो है क्यूब और स्पेयर, वे दोनों आपस में हमेशा क्या रहेंगे, समरूप। तो इन सभी आकृतियों के लिए जरूरी नहीं यहाँ वर्त दे रखे हो, यहाँ घन भी दे रखा होता है, गोला भी हो सकता है, वर्ग भी हो सकता है, परिधि हो सकता है, भुजा हो सकता है। तो देखिए यदि यहाँ हम इनकी भुजा, इनकी त्रिज्या, इनका व्यास यदि बनता है उसमें, तो इनका परिमाप, इनकी परिधि या विकिरण, यानी वन डायमेंशन की जो मापन है, ऊंचाई, इनका अनुपात की बात करें, यदि ये x:y है, भुजा पर, जैसे दो घन की भुजा का अनुपात एक्स वाई है, या घन की जो विकिरण है उसका अनुपात एक्स वाई है, या दो समबाहु त्रिभुजों की ऊंचाई का अनुपात एक्स वाई है, तो ऐसा कोई भी वन डायमेंशन का मेजरमेंट आपको दे रखा है, जैसे दो वर्त की त्रिज्याओं का अनुपात एक्स वाई है, तो व्यास का भी एक्स वाई रहेगा, परिधि का भी एक्स वाई रहेगा। यानी वन डायमेंशन का जो मापन है इसका केवल लंबाई का मापन है, इसमें कोई लंबाई लंबाई से गुणा नहीं हुई। जैसे दो त्रिभुज हैं, सम त्रिभुज है, ठीक है, समबाहु त्रिभुज हैं, उनके आधार का अनुपात x अनुपात y है, तो उनके परिमाप का अनुपात भी xy रहेगा, उसके संगत ऊंचाई का अनुपात भी xy रहेगा। ठीक है, अब बात करते हैं परिधि और परिमाप का भी वही अनुपात होता है, क्योंकि परिधि और परिमाप में जो अनुपात परिधि का है वही अनुपात त्रिज्या का है, वही अनुपात व्यास का है। किसके लिए? समरूप आकृतियों के लिए। ये सारे नाम जो मैंने लिखे हैं इनके लिए। अब बात करते हैं इसके टू डायमेंशन कैलकुलेशन, यानी इनका क्षेत्रफल, इनका जो एरिया है, क्षेत्रफल, चाहे वो दोनों वर्गों का क्षेत्रफल हो, दोनों वृत्तों का क्षेत्रफल हो। क्षेत्रफल में जैसे आधार गुणा ऊंचाई है त्रिभुज में, तो एक्स वाई आधार का अनुपात है, ऊंचाई का भी एक्स वाई है, तो क्षेत्रफल हो गया एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। वर्त की बात करें, वर्त की त्रिज्या एक्स वाई है, तो इसका क्षेत्रफल हो गया आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर होता है, पाई तो दोनों जगह आएगा, तो आर स्क्वायर एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर, चाहे वर्ग की हो चाहे घन की हो, तो एक्स स्क्वायर अनुपात वाई, सीधा उसका क्या कर देना है, स्क्वायर कर देना है। मान लीजिए स्टार लगा के लिख देता हूं, थ्री डायमेंशन आकृति है, घन और गोला है, तो उसके आयतन भी बनेगा, उसका तो टू डायमेंशन का तो नहीं बनेगा, आयतन बनेगा। तो आयतन में क्या है, तीनों भुजाएं एक्स क्यूब और क्या हो जाएगा, वाई क्यूब। जनरली इस फंक्शन पे हमेशा एक सवाल पूछा जाता है, लगभग किसी ना किसी कंपटीशन में सवाल देखने को मिल जाता है। अब जैसे कितना इजी सवाल था, परिधि का अनुपात क्या है, 2:3। जब परिधि का अनुपात 2:3 है, तो आर रेडियस जो होगा, त्रिज्या का अनुपात भी क्या रहेगा, 2:3 रहेगा। त्रिज्या 2:3 रहेगा, व्यास 2:3 रहेगा, इनके संगत जीवाओं का अनुपात 2:3 रहेगा। सारे जो वन डायमेंशन के जो मेजरमेंट हैं वो क्या रहेंगे, 2:3 रहेंगे। क्या पूछा, क्षेत्रफल का अनुपात, तो क्षेत्रफल का अनुपात इसी अनुपात का क्या हो जाएगा, स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा, क्रमशः वही आएगा 4:9। तो इतना इजी सवाल था, बहुत सरल सवाल। देखते ही आपको यदि ये फंक्शन मालूम है तो 2:3 का स्क्वायर 4:9 टिक मारो और आगे चलो। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये कह रहा है 21 सेंटीमीटर व्यास की एक गोलीय गेंद को पिघलाया गया और 1 सेंटीमीटर किनारे वाले घन में पुनः बनाया गया। घनों की संख्या क्या है? देखिए, जब भी आप रूपांतरण करते हैं, रूपांतरण यानी एक जो ठोस है उसको पिघला के दूसरा ठोस बना रहे हो, घन से गोली बना रहे हो, या गोले से आप क्या बना रहे हो, घन बना रहे हो, या घन से घन बना रहे हो, घना, कोई भी ठोस है। एक ठोस को जब दूसरे ठोस में बदला जाता है, क्योंकि आयतन जो होता है वो ठोस का ही होता है, तो ऐसी कंडीशन में आयतन समान रहेगा, आयतन सदैव क्या रहेगा, समान। खूब नॉर्मल सी बात है, बच्चे जैसे मिट्टी ले रहे हैं, मिट्टी से वो लड्डू बना रहे हैं, यानी गोला बना लिया अब उसी मिट्टी को, उतनी ही मिट्टी से वापस वो क्या करते हैं, एक क्यूबिक जो है घन बना देते हैं उसी मिट्टी से। ये ध्यान में रखते हुए कि मिट्टी बनाने के दौरान वेस्ट नहीं हुई। तो जब एक घन बना लिया, और पहले क्या था, वो गोला था, मिट्टी उतनी है, तो गोले में जितनी मिट्टी लगी यानी गोले का आयतन, फिर उसी मिट्टी से उसने घन बना दिया यानी घन का आयतन। तो दोनों अवस्थाओं में आयतन क्या रहेगा, समान। तो ठोस जो है उनका जब रूपांतरण किया जाएगा तो उसका आयतन हमेशा क्या रहेगा, समान। इसका मतलब इस गोलीय गेंद में, ठीक है, आपके पास जो स्पेरिकल बॉल है उसका जो वॉल्यूम है वो इक्वल रहेगा इस क्यूब के वॉल्यूम के। ठीक है, दोनों का वॉल्यूम इक्वल रहे, यानी कितना मटेरियल आपके पास इसमें है वो बताएगा उसका आयतन। अब ये क्या है, गोला है 21 सेंटीमीटर व्यास वाला, तो सबसे पहले तो उसकी आर हो गई 21/2, त्रिज्या 21/2 हो गई। तो इसमें जो क्या है, आयतन है, वही आयतन उधर रहेगा। अब गोले का आयतन क्या होता है, तो गोले का आयतन होता है 4/3 पाई आर 4/3 पाई आर क्यूब,
और घन का आयतन क्या होता है? घन का आयतन होता है भुजा क्यूब। अब इससे बहुत सारे घन बनाए गए हैं, तो ऐसे नहीं इसका आयतन एक घन के बराबर होगा। मान लीजिए वो बच्चा उस गेंद से छोटे छोटे अलग छोटे छोटे और गोलियां बना रहा है, तो उन पूरी गोलियों का आयतन उस गेंद के आयतन के बराबर रहेगा। ठीक है, तो यहां हम क्या देखेंगे, मान लिया उन घनों की संख्या n है, जितनी भी है, तो इधर हम लिख देते हैं 4/3 पाई आर। ये सिर्फ समझाने के लिए लिखा हूं मैं इतना सारा, n इंटू ए क्यूब, यानी n घन, जो सारे घन मिला के इसके बराबर, इसी से तो पैदा हुए हैं वो। अब देखो कैलकुलेशन कर लेते हैं, यहाँ 4/3, पाई का मान 22/7 लगा लेते हैं, आर जो है वो है 21/2, 21/2 और 21/2 बराबर n जो है, मान लिया घनों की संख्या क्या है n, गुणा ए क्यूब। अब ए क्या है? ए तो 1 सेंटीमीटर है, तो 1 सेंटीमीटर का क्यूब करोगे तो एक ही आना है, तो ये सारा वैल्यू ही किसका है? एन का ही हो गया। देखो कितना इजी दिया है, काटा पीटी करने की कतई जरूरत नहीं, 1 सेंटीमीटर किनारा है, तो आर बराबर तो आपके पास क्या है 21/2, और ए बराबर क्या है आपके पास 1, तो ए क्यूब भी, एक का क्यूब एक ही होना है, तो सीधा ये वैल्यू किसका आ गया? एन का आ गया। चलिए कैलकुलेशन कर लेते हैं, 7 या 21 खत्म हो गया, 2 दूनी 4 और 2 दूनी 4, ये हो गया 21 गुणा 21 441 गुणा 2, ये हो गया 8 8 2 882। क्या रह गया? 4/3 पाई आर क्यूब, यही तो था, गोली गेंद को पिघलाया गया, घनों में बनाया गया, घनों की कुल संख्या 4/3 पाई आर क्यूब। 21/2 21, इसमें क्या गड़बड़ हुआ? 2 दूनी 4 3 7, ओ सॉरी, ये गलती कर दी मैंने क्या, देखो ये काट दिया, 7 या 21 हो गया, 2 दूनी 4, 2 ये 22 था भाई, 22 था, तो मेरे को यहाँ लिखना था 11। ठीक है, तो आपके पास आ गया 11 गुणा 4 4 1। वैसे देखा जाए तो आपके उत्तर एक ही है जिसके लास्ट में 1 है। ठीक है, 1 इंटू 1, तो आप सीधा भी कर सकते हो, आना यही है। कैलकुलेशन कर लेते हैं, 4 4 1 4 4 1, 11 से गुणा करते हैं, 1 5 8 4, ये लो, ये आपका आंसर आ गया। ये छोटी सी कैलकुलेशन मिस्टेक हो गई थी भाई। वैसे देखते हैं, 1 1 लास्ट में 1 आ रहा है, तो हम 1 पे टिक कर देते हैं, आगे चलते हैं। ये कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ इक्वेशन हैज नो सॉल्यूशन, कि ऐसा कौन सा पेयर है जिसका सॉल्यूशन नहीं है। ये पढ़ रहा है सरल रैखिक समीकरण युग्म, लीनियर पेयर ऑफ इक्वेशंस, रैखिक युग्म, समीकरणों का रैखिक युग्म, लीनियर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। तो समीकरणों का जोड़ा है, सरल समीकरण जो है, रैखिक समीकरण यानी ऐसा समीकरण जिसकी घात 1 हो। इसमें क्या होता है, मैं इसका फंक्शन सिखाऊं कैसे, इसके ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन आपसे पूछ सकता है, यानी ग्राफ आलेखीय निरूपण क्या होगा, समीकरण संगत होंगे नहीं होंगे, कैसे हल होंगे। तो मैं फटाफट बताऊं, आपके पास समीकरण होता है a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0, इक्वेशन नंबर फर्स्ट होता है। दूसरा आपके पास होता है, मान लीजिए कि a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0, इक्वेशन नंबर सेकंड। इसमें क्या होता है, x के गुणांक को a1 का a1 a2 कहा गया, y के गुणांक को b1 b2, और अचर पद का जो है वो c1 c2 है। यहाँ आपको कंपेयर करना होता है किसको, x y के गुणांकों को, तो a1 बाई a2 और b1 बाई b2 और c1 बाई c2 को कंपेयर करना होगा, पहली दूसरी पहली दूसरी, किसी भी समीकरण को पहले मानो, यानी इसको यदि 1 मान रहे हो तो ये भी 1 ये भी 1 ये 1, तो फिर ये सारा 2 2 2 रहेगा। ठीक है, जो पहले लिख दिया वो a1 हो गया, ऐसे फिक्स नहीं हम इसी को a1 मानेंगे, इसको भी मान सकते हैं। ठीक है, अब पहले इनका कंपेयर करिए। अब यहां से 3 स्थितियां निकलेंगी। पहली स्थिति होगी a1 बाय a2 इज नॉट इक्वल टू b1 बाय b2, यानी x और y के गुणांकों के अनुपात आपस में बराबर नहीं है। सर्वोत्तम स्थिति है, ऐसा में समीकरण जो युग्म है वो संगत है, और यहां से क्या होंगे, यूनिक अद्वितीय, यूनिक सॉल्यूशन आपको मिलेगा, अद्वितीय हल मिलेगा, इसका यूनिक सॉल्यूशन मिलेगा। ग्राफ जो आएगा, तो ग्राफ इसका इंटरसेक्टिंग लाइन आएगा, प्रतिच्छेदी रेखा, इंटरसेक्टिंग लाइन। कब आएगा ये देख के बता सकते हो, बिना ग्राफ, एक्स और वाई का। ऐसे कंडीशन में आपको सी की तुलना नहीं करनी, यानी एक्स के गुणांक वाई के गुणांकों के अनुपातों के आपस में बराबर नहीं है, तो ये कंडीशन पैदा होंगी। मान सी नहीं देखना है, जब बराबर नहीं है तो नहीं देखना। सी कब देखना है, जब a1 a2 और b1 b2 तो एक जैसे हो गई, ये दोनों तो एक ही चीज बन गई। कौन, a1 a2 बराबर आ गया किसके, b1 b2 के, तो ये तो एक जैसी चीज होगी। अब कंपेयर करो सी से, तो या तो सी भी इनके जैसा होगा या सी इनके जैसा नहीं होगा। जब ये तीनों ही बराबर आ जाएं, a1 a2 इज इक्वल टू b1 b2 दैट इज ऑल्सो इक्वल टू c1 c2, ऐसी कंडीशन में एक ही समीकरण को 2 बार लिखा गया है, यानी समीकरण आश्रित संगत है।
ठीक है। और ऐसे अनेकों हल होंगे दुनिया भर के। क्यों? जो पहले समीकरण से मिलेगा वही पहले समीकरण ही रंग बदल के दूसरा समीकरण बन रहा है। जैसे x प्लस वाई बराबर 5 है और फिर नीचे लिख दिया 5x प्लस 5y बराबर 25 है, तो बात वही है। ऐसा जो होगा तो ओवरलैपिंग लाइन, संपाती रेखाएं आपके पास आएंगी। संपाती, एक लाइन का जो बिंदु पता है उधर से ही दूसरी लाइन आएगी। कोई हल कब नहीं होगा? a1 a2 b1 b2 के तो इक्वल है, लेकिन वो बराबर नहीं, ये दोनों तो एक जैसे हैं x और y के गुणांक तो, लेकिन वो c जो है अचर पद के बराबर नहीं है। ऐसे कंडीशन में समीकरण असंगत है। पहला समीकरण से निकाले गए हल दूसरे समीकरण में कार्य नहीं करेंगे और इसका कोई हल नहीं होगा। और जिसका कोई हल नहीं होगा उसकी दोनों लाइनें अपनी अपनी जाएंगी। अपनी अपनी जाने का मतलब क्या होगा? समांतर रेखा, समांतर पैरेलल लाइंस यहां आएंगी। तो ये भी पूछ सकता था कि कौन सा जो पेयर है उसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन पैरेलल लाइंस होगा, यानी समांतर रेखाएं होगा, तो भी वही बात थी। तो यहां से मुजबानी होने वाला सवाल है। a1 a2 देखिए, तो ये हो गया 1/3 और ये हो गया -2/4। तो 1/3 -2/4, 1/2 हो गया, ये कट के माइनस का, ये बराबर नहीं है। इसका मतलब इसमें तो कंडीशन नंबर क्या लगेगी? 1। यदि मैं इनको नाम दे दूं, ये कंडीशन नंबर 1, ठीक है, ऐसा दे देते हैं ना, ये कंडीशन नंबर 1, ये कंडीशन नंबर 2 और ये कंडीशन नंबर 3। तो इसमें तो कंडीशन नंबर 1 अप्लाई हो गई। इसमें तो क्या होंगे? यूनिक सॉल्यूशन होंगे, ठीक है, अद्वितीय हल होंगे। ये देखिए, x का गुणांक 1/2, y का गुणांक 2/4 और अचर पद का गुणांक 1/2, ठीक है। तो ये तो सारे आपस में क्या है? बराबर, 1/2 1/2 1/2। तो इसमें कौन सी कंडीशन हो गई? कंडीशन नंबर 2 हो गई। कंडीशन नंबर 2 क्या कहती है? सारे बराबर हैं तो इसका दुनिया भर के अनेकों हल होंगे, ठीक है। सी चेक करते हैं। ये है 2/1 -1/-2, ठीक है। अब इसमें भी क्या है? a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2। तो इसमें कंडीशन नंबर क्या आ गई आपके पास? 1 आ गई, कंडीशन नंबर 1 आ गई। तो इसका भी क्या होगा? कोई ना कोई यूनिक सॉल्यूशन रहेगा। अब ये देखते हैं तीसरा, जब ये 3 हो गए तो चौथा वैसे उत्तर हो गया। या फिर चेक कर लेते हैं इसका। तो x का गुणांक देखो, यहाँ 1 है यहाँ 2 है, तो हमने x का गुणांक लिखा a1/a2 के तौर पे 1/2। y का यहाँ 2 है यहाँ 4 है, तो y का लिखा मैंने 2/4। अचर पद एक जगह -5 है और एक जगह -12 है। तो देखिए 1/2, ये 2/4 कट के 1/2 आ गया। अब ये दोनों तो आपस में बराबर है और ये इसके बराबर नहीं है। इसका मतलब a1/a2 बराबर है b1/b2, दैट इज नॉट इक्वल टू c1/c2। कंडीशन नंबर 3 इस पे लग रही है, किस पे? डी पे। और यही आपसे पूछ रहा था, नो सॉल्यूशन, ऐसी कंडीशन में कोई सॉल्यूशन नहीं होगा। ये पूरा चैप्टर ही था इसका, जो किसी सवाल के साथ मैंने आपको करवा दिया। अगला देखते हैं। ये कह रहा है triangle ABC is congruent to triangle EFG and AB is equal to EF, then the values of x and y are। ठीक है, सर्वांगसम है तो इनके वैल्यू क्या होंगे? सर्वांगसम में नाम दे रखा है ABC, EFG, चित्र भी बेचारे ने एकदम सही बनाया, EFG, बस ये इधर वाला इधर दे दिया, ठीक है। तो ये BC जो है, BC जो है वो इक्वल होगा GF, एक ही बात है। कैसे? यहां से कंपेयर में जो नाम होते हैं ना उसी शीर्षों के अनुसार होंगे संगत। ए जो एंगल है वो इक्वल होगा ई के, बी एंगल इक्वल होगा एफ के, सी इक्वल होगा जी के। भुजा ए बी जो है वो बराबर होगी भुजा ई एफ के, पहले दो अक्षर ई एफ के। ए बी बराबर ई एफ, बी सी बराबर एफ जी, ए सी बराबर ई जी, ठीक है। तो यहाँ ए सी है और इधर ई जी है, तो आप लिख सकते हो 2x कॉन्ग्रुएंट जो ट्राइंगल हैं, सर्वांगसम जो है, उनमें एक रूल होता है सीपीसीटी। क्या होता है सीपीसीटी? corresponding parts of congruent triangle is equal to each other। यानी ये जो संगत भाग हैं, सर्वांगसम त्रिभुजों के संगत भाग आपस में बराबर होंगे। संगत कोण, संगत ऊंचाई, संगत भुजा, ये आपस में बराबर होंगे। जैसे ये वाली साइड इस वाली साइड के corresponding है, संगत है, ये भी कर्ण है ये भी कर्ण है, ठीक है। इसमें तो कर्ण के तौर पे पहचान लिया, वरना यहां से देखा जैसे मैंने AC बराबर EG, जैसे जैसे नाम लिखा है वैसे वैसे बराबर होगी, ठीक है। तो इससे देखिए 2x प्लस जो 8 है वो बराबर है किसके? यानी ये वाली साइड की लंबाई इस वाली साइड की लंबाई के बराबर है, तो 10x हो गया। ट्रांसपोजिशन हुआ, पक्षांतरण किया, 8x बराबर 8, तो x बराबर तो आ गया 1, x बराबर 1 उत्तर आ गया। दूसरा y का भी पूछा है। दूसरा ये वाली भुजा BC है, तो BC इस नाम के अनुसार FG के बराबर है, FG ये रहा, तो BC बराबर FG, यानी y प्लस 2x बराबर 10x माइनस वाई, ये दोनों भुजाएं आपस में बराबर होंगे। x का मान आप निकाल चुके तो लिख ही देते हैं सीधा, ये हो गया y प्लस 2 बराबर 10 माइनस वाई। x का जगह 1 रख दिया इसमें, भाई समीकरण बनाएंगे फिर हल करेंगे, इससे अच्छा x का मान रख ही देते हैं इसमें। ट्रांसपोजिशन हो गया 2y बराबर
y इधर आ गया 2y हो गए, ये 10 2 इधर आया 8 हो गए। अब y बराबर क्या हो गया 4, ये लो x बराबर 1 और y बराबर 4, x बराबर 1 y बराबर 4। ऑप्शन आपका सी जो ऑप्शन है, सी इज द राइट। अब देखो कितने इजी इजी सवाल आपसे पूछे गए। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। बिंदु P के निर्देशांक जो y एक्स पे स्थित है, ये मान के चलिए इस पेपर का सबसे सरल सवाल है। इस पेपर का सबसे सरल सवाल कैसे, एक बार ऑप्शन पे नजर पड़ गई इसमें, वाई एक्स पे जो बिंदु स्थित होता है ये वाला, देखो ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री होती है, ओरिजिन 0 0 होता है, ये एक्स एक्स है, इस पे एक्स की वैल्यू चलती रहती है 1 2 3 4 -1 2 -1 -2, तो इसमें एक्स का मान चलता रहता है, वाई बराबर क्या है 0, वाई बराबर 0 है यहाँ पे, या वाई बराबर 1 है, या वाई बराबर -1 है, ठीक है। तो ये इसके कोऑर्डिनेट एक्स और 0 रहेंगे, ये वाई एक्स है तो इस पे चलेगा, यहाँ 0 यहाँ 1 यहाँ 2 यहाँ 3 यहाँ 4, ये y के मान चेंजेस होंगे, x का मान 0, देखो x का मान 1 वाली ये लाइन जाएगी, x बराबर -1 ये जाएगी, ये जो लाइन है x बराबर 0 की लाइन है, तो पहले x का मान लिखते हैं, तो पहले 0 आएगा, y 0 नहीं करना कभी, हमेशा कोऑर्डिनेट ऐसे लिखा जाता है, पहला मान x का और दूसरा मान, हमेशा केवल और केवल यही तरीका है, ऐसे नहीं अपनी मर्जी से कभी y पहले लिख ले, नहीं। तो इसमें x का मान 0 रहेगा और y का मान बदलता जाएगा, तो y कोऑर्डिनेट जो है उसके y जो एक्सिस है उसके कोऑर्डिनेट तो होंगे 0 y, x एक्सिस पे कोई पॉइंट लेना है इस पे तो उसका वैल्यू आएगा x0। अब जो पॉइंट किस पे है, y एक्सिस पे, y एक्सिस पे जो पॉइंट है तो उसका कोऑर्डिनेट होगा 0 y, यानी पहला वैल्यू 0 और पहला वैल्यू 0 यही है सिर्फ, ये लो ये राइट आंसर। मान लीजिए ये नहीं होता, 0 कहीं और भी होता, यहाँ भी 0 होता, सपोज दैट, तो कैसे करते, चलो ये तो इजी बना दिया पेपर को, तो हम कैसे करते, तो हम इसको इस प्रकार करते, देखिएगा ये क्या कह रहा है, डिस्टेंस वाला फॉर्मूला लगाते, क्या 0 0 है, उसके कोऑर्डिनेट दूसरे के क्या होंगे 0 y होंगे, और इसके बीच की डिस्टेंस जो है ना, डिस्टेंस वो कितनी है 2 यूनिट इसने दे रखी है, तो कैसे लगाते हम, x2 - x1, फॉर्मूला जानते हो ना डिस्टेंस का, x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर अंडर द रूट, ठीक है, ये लेना है। तो ये तो 0 हो गया, फिर ये y -0 ये भी y हो गया, तो 0 स्क्वायर और प्लस वाई स्क्वायर, ये लो बराबर क्या है 2 है अंडर रूट, ये 0 ये y, तो y स्क्वायर बराबर इधर से रूट हटाएंगे 4 हो गया, तो y बराबर आ गया +2 और -2, दोनों हो सकते हैं, कैसे, इससे y एक्स पे पॉइंट लेना है तो वो ये भी पॉइंट हो सकता है और ये भी, सीधी सीधी 2 की दूरी आ रही है भाई, एक्स पे है तो सीधी दूरी का डायगोनल तो बना ही नहीं, तो सीधा देख लो, या तो पॉइंट यहां होगा या पॉइंट यहां होगा, तो दोनों उत्तर हो सकते हैं इसके, क्या 0 2 और 0 -2, दोनों ही ऑप्शन में जो हो वो ही आपका ये रहेगा, तो ये इसका राइट आंसर तरीके से आ गया। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपके पास है ए बी, ये a/3 b/3, जब भी इस प्रकार हो तो कितना सरल सवाल है, बहुत सरल, यानी ये मानो ये उसके पैरेलल है, जो पिछला सवाल था सेम वैसे ही है। तो ऐसे है a/3 बराबर b/5 बराबर c/7, कोई वज्र गुणा नहीं करना, कुछ नहीं करना, 5a बराबर 3 भी मूर्खों के काम है। सपोज दैट मैं तो कहता हूं एक ही मान लो, इमेजिनेशन पावर का इस्तेमाल करिए, मान लिया इसमें 3 का भाग देने से, इसमें 5 का भाग देने से, इसमें 7 का भाग देने से क्या आया 1 आया, क्योंकि तीनों बराबर है तो हम एक भी मान सकते हैं, 2 5 के ज्यादातर बच्चे के मान ले तो के से के कट ही जाएगा ना, तो सीधी सी बात है अनुपात ही निकालना है, अनुपात, ये अनुपात दिया एबीसी में, अनुपात ही आपसे पूछे, यदि नीचे भी नहीं होता तो ये सरल ही नहीं होता, समझ पा रहे हो, अनुपात के चैप्टर में मैं चर्चा करूंगा इसके बारे में विस्तार से। तो एक ही जगह आ गया 3, बी बराबर आ गया 5 और सी बराबर आ गया 7, हालांकि हम सीधा नहीं लिख सकते, ए 3 यूनिट है, बी 5 यूनिट है, सी 7, यदि ये यूनिट है तो ए बराबर 3 यूनिट, बी बराबर 5 यूनिट और सी बराबर 7, इसलिए के लेते हैं, क्योंकि अनुपात में फ्री वैल्यू नहीं बता सकते कि ए का मान 3 ही होगा, कंडीशनल वैल्यू है, ए 3 है तो बी 5 होगा तो सी 7 होगा, तो मैंने 3 यूनिट मान लो, 3 के मान लो, 3 एक्स मान लो, जो भी, तो ये आपसे पूछा, तो ए प्लस बी प्लस सी, तो लगा दो 3 यूनिट प्लस, ये यूनिट तो मैं आपको समझाने के लिए बोर्ड पे लिख रहा हूँ, बाकी यूनिट नोट लगाने से कोई मतलब नहीं, यूनिट से यूनिट कटेगा, सी बराबर बी नीचे है तो बी कितना है 5 यूनिट नीचे आ गया, ठीक है, जोड़ लो इसको, ये हो गया 7 और 3 10 और 5 15 यूनिट ऊपर आया, और ये आपके पास 5 यूनिट नीचे आ गया, यूनिट से यूनिट आपका कैंसिल हो गया, और 5 दिया 15, 3 आपका राइट आंसर आ गया। अब यू मानोगे तो भी कैंसिल होगा, एक्स मानोगे तो भी कैंसिल होगा, के मानोगे तो भी कैंसिल होगा, तो सीधा करना था, ऐसा सवाल जब भी आए उठा के वैल्यू लगा दीजिए, ए बराबर 3, बी बराबर 5 और सी बराबर 7, 3 + 5 + 7 बटा 5, वो सिर्फ समझाने के लिए लिखा था, ऐसे मुजबानी आप इसको कर सकते थे। 5 क्या आया इसका, शोरी 3 आया, अभी तो करा कराया हो जाता ना खराब, ये 3 आया है। चलिए
अगला देखिए, ये कह रहा है सम ऑफ लेंथ ब्रेथ एंड हाइट ऑफ ए क्यूबॉइड इज 20 सेंटीमीटर एंड द लेंथ ऑफ इट्स डायगोनल इज 6√6 सेंटीमीटर, इट्स टोटल सरफेस एरिया इज। तो ये कह रहा है कि घनाभ की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई का योग ये है। अब यहाँ एक बहुत शानदार फंक्शन काम करता है, आपने घनाभ पढ़ा होगा, तो घनाभ के बारे में मैं बेसिकली बता दूं। घनाभ में क्या होता है, घनाभ में टोटल 12 भुजाएं होती हैं। ऐसे टोटल आप देखोगे ना, घनाभ अपन बनाए तो घनाभ में ऐसे टोटल 12 भुजाएं होती हैं। 4 लंबाई होती हैं, 4 चौड़ाई होती हैं और 4 ऊंचाई होती है। कमरे में देखोगे 4 लंबाई, 4 चौड़ाई है, 4 ऊंचाई है, ठीक है। और इसका जो टोटल सरफेस एरिया होता है, टोटल सरफेस एरिया टीएसए, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, वो होता है 2LB प्लस LH प्लस BH। सारी भुजाओं को, LB और 3 प्रकार के तो भुजाएं हैं, इन दोनों को पकड़ लो, इन दोनों को पकड़ लो, इन दोनों को पकड़ लो और उसका डबल कर दीजिए। इसका जो डायगोनल होता है वो होता है L² प्लस B² प्लस H² अंडर द रूट, ये इसका विकिरण होता है। अब विकिरण दे दिया आपको और LBH दे दिया, तो यहां अलजेब्रा और मेंसुरेशन दोनों एक साथ आपसे पूछ लिए। कैसे? आप जानते हो L प्लस B प्लस H, इसका यदि मैं स्क्वायर कर दूं, ठीक है, L प्लस B प्लस H का मैं क्या कर दूं, स्क्वायर। A प्लस B प्लस C स्क्वायर का जो फॉर्मूला होता है वो होता है A² प्लस B² प्लस C² प्लस 2AB BC CA। ये लो, ये होता है नॉर्मल एल्जेब्रिक, आपके पास आइडेंटिटी है A प्लस B प्लस C का होल स्क्वायर। अब ये तो आपके पास घनाभ में L प्लस B प्लस H हो गया। इसको यदि क्यूबॉइड के तौर पे देखते हो तो ये डायगोनल का स्क्वायर है, यानी ये विकिरण का डायगोनल जो है उसका स्क्वायर है, प्लस ये जो टोटल पूरा है देखो 2LBBH पैदा हुआ ये यहां से आइडेंटिटी से, और ये है क्या, इंडिकेट कर रहा है किसको, टोटल सरफेस एरिया ऑफ ए क्यूबॉइड, यानी घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। और ये आपको L प्लस B प्लस H, ये एक आइडेंटिटी आजकल बहुत बार पूछी गई है एग्जाम में। तो ये देख लीजिए, नॉर्मल सा सवाल था, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई का योग दे दिया 20, तो रख दीजिए इसमें वैल्यू क्या, 20 का स्क्वायर बराबर विकिरण कितना दे रखा है, 6√6, तो 6√6 का स्क्वायर प्लस क्या है, TS है। ये लो, 20 का स्क्वायर हो गया 400 बराबर 6√6, तो 6 6 36 6 का 216 हो गया। कैसे? आप ऐसे लिखोगे 6√6 इंटू 6√6, 6 6 हो गया 36 और ये √6 बन गया 6, ठीक है, 6 का क्यूब लिख सकते हैं आप इसको, बराबर प्लस क्या है, TS है। अब TS से निकालेंगे आप, TS से निकालेंगे तो ये इधर आ जाएगा, तो ये हो गया 400 माइनस 216। अब 400 में से 200 गए 200, 200 में से 16 और निकाल दो, 16 और 200 में से 16 निकल जाएंगे तो ये कितने, मेरे हिसाब से 184 बच गए। तो ये हो गया आपके पास 184 सेंटीमीटर स्क्वायर। आसान सा था यदि आपको इस सर्वसम्मिका आती है तो। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन log का है, log 10 log 2 log 4x। तो देखिए इसमें क्या होता है, log का एक फॉर्मूला होता है, ठीक है, कि मान लीजिए ऐसे है log 10 x बराबर 0, ऐसे लिखा हुआ है, ठीक है। तो आप x का मान यहां से कैसे निकालेंगे, यहां से x का मान निकाल लेंगे, 10 जो है ना उसकी पावर लगा देंगे क्या, 0। ये वाला रूल रहेगा आपके पास। कैसे? इसकी जो वैल्यू निकालेंगे, सॉरी इसकी x की जो वैल्यू निकालेंगे तो ये c जो है ये पावर बन जाएगा, और किसकी, इस 10 की। ये एक फॉर्मूला होता है, यानी ऐसे लिख सकते हो आप log a b, या यहाँ x लिख देता हूँ, a b तो आपका ऐसे x बराबर मान लीजिए b है, ठीक है। तो यहां से आप x का मान निकालेंगे तो x बराबर हो जाएगा a की पावर, ये पावर बन जाएगा, ये क्या बन जाएगा, पावर, घात, पता है ना, तभी तो उल्टा घात होता है, तो ये घात बन जाएगा। तो x बराबर a की पावर b। यदि ये नियम आपको मालूम है तो मैं एक बार इसकी वैल्यू निकाल देता हूं, यहीं कर देते हैं सवाल को, इस पूरे की वैल्यू निकालेंगे। तो ये log 10 के आगे था तो इसकी वैल्यू हो जाएगी, हम इसको पूरा मान लें, ब्रैकेट में ऑलरेडी है ये, तो ये log 10 और ये था, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 10 की पावर 0, यानी मैं लिखूं इसको log 2 कोष्टक log बेस 4x बराबर 10 की पावर 0। ये 10 था, इसकी पावर बन गई कौन, 0। इससे log 10 के आगे इसको ऐसे ले लिया, ये x था मानो, log 10x ये लिख रखा, log 10x बराबर 0, तो x बराबर 10 की पावर 0। log 10 इसको x माना, बराबर 0 था, तो x बराबर इसी x को ऐसा कैसा लिख लिया। अब वही 10 की पावर 0 इधर ही कर देता हूं, 10 की पावर 0 क्या हो जाएगा, 10 की पावर 0 1 हो जाएगा, तो बराबर हो गया 1। अब वही बात है, log 2 है, log 2 इसको x मान लू मैं इसको, तो इस x का मान कैसे निकलेगा, log 4x बराबर 1 हो गया।
अब ये एक क्या बन जाएगी, पावर किसकी, दो की। यहां बेस कौन है, दो, इस दो की पावर एक बन गया, ये लो दो की पावर एक। अब दो की पावर एक क्या होता है, दो। देखो किसी भी संख्या है रियल नंबर, उसका पावर जीरो क्या हो जाएगा, एक हो जाएगा। अब दूसरा बात वही है, किसका मान निकालना है, एक्स का। तो एक्स बराबर वो फिर से क्या बन जाएगा, पावर किसकी, इस बेस की। तो 4 की पावर 2, ये लो एक्स बराबर 16। एक फॉर्मूले पे पूरा सवाल था, सिंपल सा। ये आपके पास फॉर्मूला रहा। लोग इस फॉर्मूले को देखो, यदि आपको ऐसी कंडीशन में वैल्यू दे रखी है, बराबर क्या दे रखा है, बी सी पी जो भी लिख रखा है, तो इसकी वैल्यू आप निकालोगे तो ये तो बनेगी पावर और ये रहेगा बेस। तो बेस रहा ए और बन गई पावर। ये फॉर्मूला हमने अप्लाई किया और आपके आंसर आ गया 16। ये लो 16 इज द राइट आंसर। अगला सवाल है ये 37, राज ने 37,500 के साथ, ठीक, राज स्टार्टेड बिजनेस विद 37,500। आफ्टर सम टाइम उमेश joined द बिजनेस विद रुपीज 50,000 सॉरी। आफ्टर 1 ईयर दे शेयर्ड ए प्रॉफिट इक्वली। यानी वो ऐसे ऐसे बिजनेस कर रहे हैं, राज ने शुरू किया, बाद में ये उमेद आ गया, लेकिन पैसा क्या रहा है, बराबर। सुनिए पार्टनरशिप में क्या होता है, पार्टनरशिप का सवाल है कि ये 37,500 है और उसने रुपया लगाया 50,000, रुपए अलग अलग हो, समय समान हो, तो डायरेक्ट इसी रेशियो में इनका प्रॉफिट डिवाइड हो जाता, इन्हें लाभ वितरण हो जाता। अब ये स्टार्टिंग से और ये बात कर रहा है 1 वर्ष के बाद है, आफ्टर 1 ईयर, 1 साल के बाद, तो इसका पैसा रहा है पूरे 1 साल। ये कब आया हमें नहीं पता कब आया, तो इसका पैसा हमें मान लेते हैं एक्स वर्ष महीने रहा है, वाई रहा है, क्वेश्चन मार्क भी आप लगा सकते हो, एक्स वाई की भी जरूरत नहीं है। इस रेशियो में इनका क्या रहेगा, प्रॉफिट रहेगा। अब ये कह रहा है प्रॉफिट इक्वली डिवाइड हुआ, इनमें प्रॉफिट क्या हुआ है, इक्वली, लाभ को बराबर हिस्सों में बांटा। बराबर बांटा इसका मतलब 1:1 में ये राशियां हैं, 1:1 में, इसका मतलब ये दोनों चीजें आपस में क्या है, बराबर है। बस इतना ही काम करना है। ध्यान रहे यहां एक्स क्या था, एक्स था पैसे लगाए गए महीने, कि इतने महीने तक पैसा लगाया या रकम लगाई, ठीक है, ये था ये। अब सुनो, तो पहली बात तो डबल जीरो से डबल जीरो कैंसिल हो गया, 25 से काट देते हैं सीधा, 25 से कम 25 बच गया 12, 25 पंजे 125 और 25 दूनी 50, 20 हो गया। अब काट दें, 5 तिये 15, 5 चौके 20 और 4 तिये 12, 3 तिया 9 बराबर इधर आ गया x। अब x बराबर 9 आ गया आपके पास, सिंपल सा सवाल था, x बराबर 9 आ गया। इसका मतलब क्या है कि उसका जो रकम है ना वो 9 महीने तक रही है। जब 1 साल बाद हिसाब हुआ तो उसकी रकम 9 महीने रही है। अच्छा आया वो लेट था, ऐसे नहीं कि उसने शुरू से ज्वाइन किया फिर रकम निकाल ली, तो कितने महीने बाद निकाली, 9 महीने बाद निकाली। इसने क्या किया है, ये ऐसे देखो चित्र से समझो, ये यहां से आ गया पहला दूसरा तीसरा ऐसे, ये 12 महीने रहा है। अब जो दूसरा कैंडिडेट था वो हिसाब यहां हुआ है और बीच में पता नहीं कहां आया, तो 9 महीने उसकी रकम रही है, तो ऐसे 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 9 महीने तक रही है। तो जब 9 महीने रकम रही है, 9 माह, तो 1 साल में कितने महीने थे, ये 12, तो कितने महीने बाद आए, 3 माह बाद इसने ज्वाइन किया है। 3 माह बाद ज्वाइन किया तभी तो रहा है वो। तो आपसे पूछा था कि उसने कितने महीने बाद, तो उसने 3 महीने बाद व्यापार को ज्वाइन किया था। चलते हैं पेपर के आखिरी सवाल पे। इस पेपर का आखिरी सवाल है, एक आदमी ने 1 रुपए में 3 टॉफियां खरीदी, 1 रुपए में कितनी टॉफियां बेचे कि उसे 50% लाभ हो जाए। ध्यान से देखिएगा, लाभ विक्रय मूल्य कैसे फाइंड आउट करते हैं। विक्रय मूल्य बड़ा सिंपल सी बात है, आपके पास लागत मूल्य है भाई, विक्रय मूल्य पैदा कहां से होता है, कॉस्ट से। कोई टॉपिक नहीं है ज्यादा डीपली, न इसका कोई फॉर्मूला है, न कोई रट्टा मारने वाली ट्रिक है। आपके पास क्या कॉस्ट है। अब कॉस्ट जो है, हानि होगी तो कॉस्ट टूट के मिलेगी और वृद्धि होगी तो कॉस्ट जो लगाया वो बढ़ के मिलेगा आपको। तो सीधी सी बात है, मान लीजिए 20% का नुकसान हुआ, इसका मतलब कॉस्ट का 80% आपको मिल गया। मान लीजिए 20% का प्रॉफिट हुआ, तो आपने कॉस्ट का 120% आपने प्राप्त किया है, ये बात है। तो सीधी सी बात है, विक्रय मूल्य निकाला जाएगा कॉस्ट का इनटू कर दीजिए और वो गुणांक लगा दीजिए, बस मैं तो इतना ही बताऊंगा आपको, कोई फॉर्मूला नहीं है। विक्रय मूल्य पैदा होगा किससे, क्रय मूल्य से। या फिर ऐसे मानो कि क्रय मूल्य को 100 मान लें, कॉस्ट को 100 मान लें, तो विक्रय कितना होगा, प्रॉफिट है तो 100 से बढ़ के और लॉस है तो 100 से घट के मिलेगा। अच्छा कई बार क्या होता है कि जो वस्तु का जो मूल्य है ना वो बिखेर दिया जाता है। बिखेरने का मतलब ऐसे डिवाइड कर दिया अलग अलग टुकड़ों में। जैसे 500 रुपए का एक आर्टिकल खरीदा, 500 रुपए का एक आर्टिकल, उसको इस प्रकार कह सकता है 1000 रुपए के 2 सेम आर्टिकल लाए, बात तो वही है। इसका मतलब एक आर्टिकल का जो मूल्य होता है वो मूल्य इस प्रकार निकाला जाएगा, टोटल रुपए बटा उसमें आने वाले क्वांटिटी। कि जैसे 10 रुपए में 3 चॉकलेट आती है, 10 रुपए में 3 चॉकलेट आती हैं, तो एक चॉकलेट कितने की आएगी, 10/3 की,
ठीक है। 10 में 2 चॉकलेट आती हैं, तो अब तो बता दो कि 5 की आती है एक। 5 कहां से आया? 10/2, यानी मूल्य बराबर होगा रुपए बटा मात्रा। टोटल जो आपके पास रुपया खर्च किया है वो डिवाइड बाय टोटल उनकी क्वांटिटी। तो देखिए ये कह रहा है एक में 3 टॉफियां खरीदी, तो जो टॉफी है उसकी कॉस्ट हो गई 1/3। ठीक है। कोस्ट लिख देता हूं, लागत, कोस्ट किसको बोल रहे हैं? लागत को। लागत हो गई 1/3। अब ये 1/3 कहां से लाया? ये एक टॉफी की कॉस्ट है। 1 रुपए में जब 3 आती हैं तो कॉस्ट यही होगी, मूल्य रुपया बटा मात्रा। ये खरीदी थी इसलिए इसको कॉस्ट बोला, बेची होती तो ये क्या हो जाता? विक्रय मूल्य हो जाता। अब किस भाव से बेचे कि 50% लाभ हो जाए? 1 रुपए में कितनी टॉफी बेचे? ठीक है। तो अपने को क्या चाहिए? विक्रय मूल्य चाहिए। कब? 50% के प्रॉफिट से। अब 50% के प्रॉफिट का मतलब होता है 100 रुपए का माल 150 रुपए में जाएगा, मतलब 3/2, 1.5 गुना हो गया। जो भी रिटर्न पैसा आपने लगाया वो 3/2 गुना हो जाएगा। ऐसे पढ़ो मैथमेटिक्स को, नहीं कि ट्रिक है +50 ऊपर 100 प्लस लाभ बटा 100, गए जमाने उनके। तो ये हो गया 1/3 इंटू 3/2। ये लो आपके पास आया 1/2। अब 1/2 क्या आ गया? विक्रय मूल्य आ गया। ठीक है। उसका जो सेलिंग प्राइस था वो आ गया 1/2। अब वापस से ये 10 20 1 2 5 नहीं आया, फ्रैक्शन भिन्न में ही आ गया, तो वापस वही चीज है, ऊपर वाला रुपया है और नीचे वाला क्या है? मात्रा। यानी 1 रुपए की कितनी टॉफी बेचनी है उसको? 2 टॉफी बेचनी है। 5 रुपए की पूछता तो इसके सिमिलर फ्रैक्शन बना लेते, रुपए की जगह रुपया लिखते, नीचे टॉफी क्वेश्चन मार्क लगा देते, तो 5 रुपए की कितनी आएंगी? 10 आ जाएंगी। आपसे कितना आसान पेपर पूछा है, देखो कितना सरल प्रश्न पूछा गया। 1 रुपए में ही पूछा है, तो 1 रुपए में कितनी टॉफी बेचनी होंगी उसको? 2। तो ये छोटे छोटे आपके पास सवाल थे जो विगत सालों में एलडीसी के पेपर में पूछे गए हैं। ठीक है। नेक्स्ट आपका कल परसों जो भी है आपका एलडीसी का एग्जाम है, तो सभी को मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। उम्मीद है आप लोग अच्छा प्रदर्शन करके आए। मैथ्स में घबराना नहीं है आपको, कंसेप्ट आपने सीखे हुए हैं तो सीधी सी बात है आप बेटर परफॉर्मेंस कर पाएंगे। धन्यवाद।